तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हरित क्रांति लेकर के आज हम आए हैं। पहले टॉपिक बहुत ही सुंदर से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव करेंगे नीचे वाला, ताकि हमारा जो है पूरा हो सके पढ़ाई, एकदम वीडियो में बने रहेगा। हम आज ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको जो है परीक्षा में एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा और आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ लो हरित क्रांति, फिर हरित क्रांति को दोबारा पढ़ना नहीं है। अभी हम समझते हैं क्या कह रहा है हरित क्रांति, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, देखेंगे ध्यान से, वीडियो में बने रहेंगे सभी आदमी। क्या कह रहा है पृष्ठभूमि, क्या है पृष्ठभूमि और शुरुआत इसकी कैसे हुई। तो हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्या है। तो कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार, उन्नत बीजों, रासायनिक खादों और सिंचाई के आधुनिक साधनों का उपयोग करके फसल उत्पादन में की गई भारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। यानी कृषि के क्षेत्र में क्या किया गया, तकनीकी सुधार किया गया, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया और सिंचाई के आधुनिक साधनों का उपयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में क्या हो गया, भारी वृद्धि हुआ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। आगे समझते हैं। एकदम रैपिड फायर, बहुत ही स्पीड में हम आज करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा पक्का, इससे आपको प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, देखेंगे। शब्द की उत्पत्ति, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम एस गॉड, यह याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा। शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन, विलियम एस गॉड। कौन थे, तो अमेरिकी विद्वान थे। कौन थे, अमेरिकी विद्वान ने किया था। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में छात्रों को फंसा देता है, यह ध्यान में रखिएगा, समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे है वैश्विक शुरुआत। वैश्विक शुरुआत यानी विश्व स्तर पर। तो विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत 1960 के दशक में, कब, याद रखेंगे 1960 के दशक में। कहाँ, तो मैक्सिको में। कहाँ, मैक्सिको में। आगे समझते हैं। आगे है प्रमुख व्यक्तित्व। यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे ढंग से हम इसको सजाए हैं, लेकर के आए हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। सीधा प्रश्न पूछ देगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हम बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। यह कौन थे, तो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे, लेकिन इनकी कर्मभूमि कहाँ थी, मैक्सिको। कहाँ थी, मैक्सिको। आगे समझते हैं। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका दिया गया, शांति का। ध्यान दे, कृषि का नोबेल, शांति नोबेल जो था कृषि का नहीं था, किसका था, शांति का था। ऐसा नहीं कि यह जो है कृषि के क्षेत्र में कार्य किए थे तो कृषि लगा दीजिए, किस चीज़ में दिया गया, शांति के क्षेत्र में। अगला आगे समझते हैं, सभी आदमी वीडियो में बने रहें। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बहुत ही EVVI आता है प्रश्न परीक्षा में। हालिया करंट अफेयर्स, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह करंट अफेयर्स में आ जाएगा प्रश्न कि किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा, तो किसको किया गया है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को। आगे समझते हैं। आगे है भारत में हरित क्रांति शुरुआत कब हुई। शुरुआत कब हुई, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67। कब, 1966 से 67, ध्यान में रखेंगे। खरीफ फसल के समय हुई थी। कौन फसल के समय हुई थी, खरीफ फसल के समय हुई थी। आगे समझेंगे। आगे है उस समय की स्थिति। उस समय की स्थिति क्या थी, तो यह वह दौर था जब भारत ने 1962 चीन युद्ध, कौन युद्ध, चीन युद्ध, और कब, 1962। 1965 पाक युद्ध, कौन युद्ध, 1905। चीनी युद्ध कब हुआ, चीन से 1962 में, और पाक से 1965। और भयंकर सूखे का सामना किया। उसके बाद भयंकर सूखा भी आ गया। देखिए कितने चीज़ आते हैं। देश लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान नारे के साथ आगे बढ़ रहा था। अब पूछ दिया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आगे प्रश्न, आगे समझते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से योजना अवकाश 1900 कितना है
प्लान हॉलिडे 1966 से 1969 के दौरान हुई थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद। कौन सी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था वह विफल हो गया था, उसके बाद की बात। आगे समझेंगे। आगे है हरित क्रांति के मुख्य घटक। क्या है? हरित क्रांति के मुख्य घटक। परीक्षाओं में कूट वाले प्रश्न में यह पूछा जाता है, समझेंगे, कूट कोड वाला में। तो HYV बीज है, हाई यील्डिंग वैरायटी, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। भारत ने गेहूं के बीज मेक्सिको से, भारत में जो है गेहूं के बीज कहाँ से? मेक्सिको से, और चावल के बीज फिलीपींस से मंगवाए थे। यह प्रश्न याद रखिएगा, आता है कि भारत ने गेहूं के बीज कहाँ से मंगवाए? मेक्सिको से, और चावल के बीज कहाँ से मंगवाए? फिलीपींस से। याद रखेंगे। आगे समझते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भारी मात्रा में उपयोग। उससे पहले इसका उपयोग न के मुताबिक किया जाता था या नहीं किया जाता था, लेकिन जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई उसमें जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है, यानी कि और कीटनाशकों का प्रयोग जो है भारी मात्रा में किया गया। आधुनिक सिंचाई व्यवस्था, नलकूप और नहरों का जाल बिछाया गया, यानी सिंचाई की व्यवस्था की गई ताकि फसल उत्पादन में सुधार हो। आगे समझेंगे। आगे है प्रभाव और परिणाम। प्रभाव और परिणाम, इससे क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम हुआ? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न यहीं से आते हैं। ध्यान से सुनेंगे और बने रहिएगा वीडियो में। बहुत ही अच्छा से आज हम लाए हैं और आपको फिर दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्वाधिक और बहुत ही कम समय में, आपका टाइम भी बर्बाद ज़्यादा नहीं होगा। एक बार ज़रूर देख ले यह वीडियो। सर्वाधिक लाभान्वित फसल। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा और सबसे सकारात्मक असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। कथी पर पड़ा? गेहूं का। याद रखेंगे, सबसे सकारात्मक प्रभाव किस चीज़ पर पड़ा? गेहूं पर। गेहूं के बाद दूसरा स्थान चावल का रहा, यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं और उसके बाद चावल पर पड़ा। आगे समझते हैं। और नुकसान में रही फसलें कौन है? किसको नुकसान हो गया? तो दलहन। यह याद रखिएगा, प्रश्न आता है। दलहन और तिलहन। कौन कौन? दलहन और तिलहन फसलों तथा मोटे अनाजों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जो गेहूं है, चावल पर सबसे ज़्यादा किस पर? गेहूं पर, दूसरा बाद चावल पर, और जो दलहन थे, तिलहन थे और मोटे अनाज है, इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। यही कारण है कि आज भी भारत के दालें आयात करनी पड़ती है। यही कारण है कि जो दाल है आयात करना पड़ता है, यानी दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। आगे समझेंगे। सर्वाधिक लाभान्वित राज्य, यानी कि अब जो है सबसे अधिक लाभ किस राज्य को हुआ? तो भारत में इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको? पंजाब को, हरियाणा को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। याद रखेंगे, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। यहाँ सिंचाई की जो है अच्छी सुविधा उपलब्ध थी, यही कारण है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, यानी फ़ायदा हुआ। आगे समझेंगे। अब नकारात्मक प्रभाव इसके क्या हो गए? कोई भी कार्य होते हैं तो उसके दो प्रभाव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तभी हम समझेंगे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? तो मिट्टी की उर्वरता में कमी। उर्वरता समझते हैं ना, जो क्षमता होती है उत्पादन करने की। बहुत अधिक रसायनों के इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक शक्ति कम हो गई। अभी तो समझे थे हम लोग कि अधिक मात्रा में रसायनों का, उर्वरकों का और कीटनाशक जो रसायन के अंतर्गत ही आते हैं उनका भारी मात्रा में प्रयोग किया गया है। तो इससे क्या होती है? तो मिट्टी की जो है प्राकृतिक शक्ति कम हो जाती है। यही जो है हमारे क्या हुए? नकारात्मक प्रभाव हुआ। भूजल स्तर अब समझते हैं। तो भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल में भारी गिरावट आ गई। धान और गेहूं जैसी फसलों में पानी की बहुत खपत होती है। धान फसल उगाने में, गेहूं फसल उगाने में, फसलों में क्या होती है? पानी की अधिक खपत होती है, जिससे पंजाब, हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया। ये जो गेहूं है ना, अपने जो है बिहार में पानी की इसमें बहुत कम ज़रूरत होती है। धान में तो अधिक होती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा में अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है, जिसके लिए क्या हो गया? तो भूजल स्तर जो है वहाँ नीचे चला गया। आगे समझते हैं। आगे है क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय
असमानता, कुछ ही राज्य अमीर हुए। इससे क्या हुआ कि कुछ ही राज्य अमीर हुए, जबकि पूर्वी भारत जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इस सब का क्या हुआ, ये सब पीछे छूट गए। आगे समझते हैं। द्वितीय हरित क्रांति, ये भी आ गया, इसको भी समझ लेंगे। क्या था द्वितीय हरित क्रांति, जानते हैं इसके बारे में? आप जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए और समझते रहिए। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम समय में आपका पूरा करेंगे, और यह पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द्वितीय हरित क्रांति, लक्ष्य पहली हरित क्रांति की कमियों को दूर करना। इसका लक्ष्य था जो द्वितीय हरित क्रांति का, कि जो पहली हरित क्रांति में जो कुछ कमी रह गई है उसको दूर किया जाए। फोकस, इसमें पूर्वी भारत के राज्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है ध्यान? पूर्वी भारत के राज्यों पर जो छूट गया उस समय। और रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती, और रासायनिक खेती की जगह कौन खेती? जैविक खेती, और दलहन तिलहन के उत्पाद पर जोर दिया जा रहा है। इसे सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। मतलब जो चीज़ उसमें कमी रह गई है, जो छूट गए हैं, उनको ध्यान दिया जा रहा है। अगला, अब आ गए हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के। ध्यान से बने रहेंगे, मात्र बहुत ही कम समय में हम पूरा करवा देंगे आज भी ऑब्जेक्टिव भी। 20 प्रश्नों का पिटारा लेकर के आए हैं, जो फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, यही से आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझिए, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसने किया? याद है? सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, विलियम एस गॉड, वर्गीज कुरियन, कौन किए थे? बता दीजिए, बताइए। तो इसका सही जवाब एस गॉड ही सबसे पहले इसका प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक 2 स्तर पर है। एगो विश्व है, समझेंगे, एगो विश्व है, एगो भारत में है। तो अभी विश्व में पूछ रहा है, तो विलियम एस गॉड, नॉर्मन बोरलॉग, जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर और डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो हमारा सही जवाब कौन हो जाएगा? ये विश्व स्तर के लिए ये है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आ गया भारत में, अब इससे पहले था विश्व स्तर पर। तो कुरियन है, सुब्रमण्यम है, स्वामीनाथन है, लाल बहादुर शास्त्री है। तो सही जवाब बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा? स्वामीनाथन हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं, 4 नंबर। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही कंप्लीट कराएंगे अच्छे ढंगों से। नॉर्मन बोरलॉग को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताइए, कौन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? कृषि, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, तो शांति। सही जवाब कौन हो जाएगा? शांति, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से किस दशक में मानी जाती है? भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से किस दशक में? तो 1950, 1960, 1970, 1980। तो 1960 जो कितना था? 1966 से 67। आगे समझेंगे। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे सभी आदमी। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा? किस पर पड़ा बताइए? सबसे अधिक किस पर पड़ा है? तो गेहूं पर पड़ा है। किस पर? और 2 नंबर में चावल का आता है, और ये सब बच गया है। ठीक है, आगे समझते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान किस फसल पर सबसे कम प्रभाव या निराशाजनक प्रभाव पड़ा? मतलब कौन ऐसा फसल है जिस पर प्रभाव नहीं पड़ा? तो गेहूं, चावल, दलहन और मोटे अनाज उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? दलहन और मोटे अनाज पर प्रभाव नहीं पड़ा था। आगे समझेंगे। आगे है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं के उच्च उपज वाले बीज HYV मुख्य रूप से कहाँ से आयात किए थे? कहाँ से मंगाया गया था? याद है गेहूं को? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, मैक्सिको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। मैक्सिको से गेहूं आया था, और फिलीपींस से क्या आया था? बताइए। तो चावल मंगाया गया था। आगे समझेंगे। चावल का बीज। 9 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए ध्यान से सभी आदमी। हरित क्रांति की शुरुआत के लिए विश्व स्तर पर किस देश को इसकी जन्मस्थली माना जाता है? जन्मस्थली कहाँ? तो भारत, मैक्सिको, ब्राज़ील,
और चीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। जो वो कहाँ के थे, तो मैक्सिको का ही थे, इसलिए मैक्सिको ही इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? सबसे अधिक लाभ कौन राज्यों को हुआ था? अभी पढ़े थे, बिहार, पश्चिम बंगाल, बस इसमें तो बिहार आ गया ही, था ही नहीं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। क्या था? पंजाब था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है 10 का। अगला समझेंगे 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से कि उन्नत किस्म के बीजों के लिए भारत ने धान यानी कि चावल के बीज किस देश के अनुसंधान केंद्र से मंगाए थे? बताइए। मैक्सिको, जापान, फिलीपींस, वियतनाम। अभी तुरंत बताएं, इसका सही जवाब फिलीपींस हो जाएगा, जो 11 का बी है। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना या योजना अवधि के दौरान ही हुआ था? कौन सा पंचवर्षीय योजना था? बताइए। द्वितीय, तृतीय योजना अवकाश के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना था, तो कौन सही हो जाएगा? तो यही होगा योजना अवकाश, यानी 1966 से 1969 के दौरान शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से सभी आदमी। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का प्रमुख घटक नहीं था? नहीं पूछ रहा है, ध्यान देंगे। उन्नत किस्म के बीज, ये तो था। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये भी था। पारंपरिक जैविक खाद का प्रयोग, यही गड़बड़ है। आधुनिक सिंचाई के साधन, ये तो सब किए गए थे। तो हमारा जो है सही आंसर पारंपरिक जैविक खादों का प्रयोग, यही गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। 20 प्रश्न लेके आए हैं, बहुत ही स्पीड और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से। नॉर्मन बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक है, मूल रूप से किस देश के नागरिक थे? कहाँ के थे बताइए। तो मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बता दीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जनक है जो मूल रूप से किस देश के नागरिक है? तो अमेरिका। लेकिन उनकी जन्मस्थली जो मैक्सिको थी, लेकिन वह जो है कहाँ के ये हो गए, मूल रूप से कह रहे हैं, तो अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। जन्मस्थली उनका मैक्सिको था, लेकिन वैज्ञानिक या सब कुछ वह कहाँ से करते थे? अमेरिका से। आगे समझेंगे 15 नंबर प्रश्न जो है, द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य फोकस किस पर आधारित है? दूसरा, केवल गेहूं के उत्पादन पर, तो गेहूं तो पहले वाला में ही हो गया। रासायनिक खादों का अधिकतम प्रयोग पर, यह भी पहले हो गया है। जैविक खेती और पूर्वी भारत के राज्यों का विकास पर, और केवल सिंचाई परियोजना के निर्माण, ये सब तो पहले हो गया, ये भी पहले हो गया, ये नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि यही हमारा दूसरा जो है हरित क्रांति का फोकस है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर है कि कृषि के क्षेत्र में भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया था? बताइए। तो अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, स्वामीनाथन, मनमोहन सिंह। तो सही जवाब क्या हो जाएगा भारत में? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। अगला क्वेश्चन 16 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। कौन सा? 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2024 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? बताइए। कौन? पद्म भूषण, पद्म ये विभूषण है, ये भूषण है, भारत रत्न, गांधी शांति पुरस्कार। तभी पढ़े थे उस समय हम लोग, तो भारत रत्न था। क्या था? भारत रत्न था। आगे समझते हैं 8 नंबर। वीडियो में बने रहे लास्ट तक। हरित क्रांति का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण के किस हिस्से पर पड़ा? किस पर पड़ा? वनों की कटाई की वृद्धि, भूजल स्तर में भारी गिरावट, ओजोन परत का क्षरण, समुद्री जल स्तर में वृद्धि। क्या हुआ था? अधिक मात्रा में जो सिंचाई की गई थी, कहाँ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसके कारण जो है क्या हो गया था? भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर नीचे हो गया था। यही हमारा सही हो जाएगा, जो 18 का बी है। अगला प्रश्न होगा 19 नंबर क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से सभी आदमी, कि भारत में किस कृषि विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति के शुरुआत दौर में बीजों के परीक्षण और विकास में सबसे अहम भूमिका निभाई है?
ये विश्वविद्यालय का नाम पूछ रहा है। JB पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, पंतनगर JB पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो 19 का ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी आदमी, और यह लास्ट प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा देकर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने कृषि संकट के दौरान किसानों का मनोबल बढ़ाया था, जो हरित क्रांति की पृष्ठभूमि बना? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह वीडियो पाते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।